हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें अभी तक हमने आपको फिजिक्स के वैद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति तक वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर जल्दी देखें। उसमें किस तरीके से हम वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं अक्षीय स्थिति में, अक्षीय में कैसे आपको सूत्र उसका निकलता है, सब उसको बता रखा है। अगर आपको उसमें कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है अगला जो है वो है निरक्षीय स्थिति कि वैद्युत द्विध्रुव के वजह से जो निरक्षीय स्थिति में हमें निकालनी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वो किस तरीके से हम निकालते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो निरक्षीय स्थिति मैंने ये बता रखा है कि जो अक्षीय स्थिति होती है उसका मतलब क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही निकालना होता है। अगर अक्ष पर हो तो अक्षीय स्थिति और अक्ष पर नहीं होता निरक्षीय हम कह देंगे। तो निरक्षीय में क्या होता है कि लंबवत लाइन लेनी पड़ती है, लंबवत दूरी लेनी पड़ती है। ठीक, तो निरक्षीय का मतलब होता है लंबवत दूरी। तो एक मान लेते हैं सबसे पहली बात कि यहाँ से हमने एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे मान लिया माइनस के क्यू और इसे मान लिया प्लस के क्यू। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव है और इसे हमने एक ओ नाम दे दिया। यहाँ पे ओ मूल बिंदु है जहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है वो ए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, ए है। अब इससे हमने एक आर दूरी पर इस बिंदु पर हमने एक क्यू नॉट रखा है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, क्यू नॉट रखा है हमने इस बिंदु पर जो है हमने एक क्यू नॉट रख लिया है। ठीक, जहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये आर है। क्लियर? तो इस स्थिति को कहते हैं निरक्षीय कि जो वैद्युत द्विध्रुव पर मूल बिंदु से लंबवत दूरी पर हो, लंबवत हो, तो हम इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, ठीक, चलिए कैसे करेंगे इसे। तो मैंने आपसे ये कह रहा है कि जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ चुपचाप क्यू नॉट ले लेना है। ठीक, मैंने क्यू नॉट ले लिया। अब हमारे पास दो स्थितियां हो जाती हैं कि एक माइनस वाले की वजह से क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा और एक प्लस वाले की वजह से निकलेगा। तो हमें यह समझना है कि जो परीक्षण आवेश होता है ये तो धनावेश होता है और ये जो होता है ये ऋणावेश होता है। तो जो धनावेश होगा, धनावेश वो इस पर जो बल लगाता है, ये जो धनावेश है ये वाला प्लस का क्यू, जो क्यू नॉट पर बल लगाएगा ये कुछ हमारा इस तरीके से होगा ऊपर क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का है और धनावेश भी प्लस का होता है। इस वजह से जो इसका क्षेत्र लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर? इसकी वजह से जो इस पर क्यू नॉट पर बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, वो आकर्षण की होगी क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो आकर्षण करेंगे। यानी कि इन दोनों में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें आकर्षण का देंगे। ठीक, ये यहाँ मान लेते हैं क्यों, ये टच हो गया, इसे मान लेते हैं। तो इनमें आकर्षण होगा तो आकर्षण की वजह से जो है ये इसका जो क्षेत्र होगा वो कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा, इस तरफ। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर दो क्षेत्र काम करना शुरू कर दिए, एक माइनस की वजह से और एक प्लस की वजह से। माइनस वाले ने आकर्षित किया और प्लस वाले ने प्रतिकर्षित करके उधर कर दिया। ठीक, चलिए अब क्या हुआ इसमें कि हमने देखा इसकी तो दो दिशा हो गई, लेकिन दो दिशा थोड़ी ना मानेंगे, हमें तो परिणाम ही चाहिए होता है कि टोटल नेट कितना आ रहा है। तो जो इनका परिणामी होगा, कुछ मान लेते हैं कि ये वाला हमारा जो है ये E1 है और ये वाला जो है हमारा क्या है, E2 है। तो इनका जो परिणामी होगा कुछ इस तरीके से इस वाली लाइन पर निकल के आ जाएगा, इस वाले पे, क्योंकि इसे दोनों इधर है तो इस वाली लाइन पर परिणामी निकल जाएगा। ठीक, अब ये बात ये हुई कि ये जो है दोनों की दोनों दूरी देखते हैं कि ये भी A है ये R है, आधार और ये लंब बराबर है तो इनका कोण भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। ये दोनों के दोनों थीटा मान लिया हमने, ये भी थीटा वो भी थीटा। ठीक, अब जो ये वाला थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा थीटा ही होगा। कहेंगे कैसे थीटा होगा, तो मैं ये बताता हूँ कि जो जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो जो ये वाला कोण बनता है वही ये होता है। तो जो कोण ये है ये दोनों आपस में समांतर हैं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर ये हम मान लेते हैं कि दो रेखाएं समांतर हैं और इनमें कुछ इस तरीके से आकृति बनाई जाती है तो जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है, ये वाला। तो इस वजह से जो ये थीटा है तो ये वाला भी जो कोण होगा इसके नीचे के लिए भी थीटा हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों थीटा है। अगला बात ये आता है कि ठीक है कि ये जो क्यू नॉट हमें मान निकालना है, अगर माइनस क्यू से क्यू नॉट तक की निकालेंगे तो ये दूरी शामिल होगी
और प्लस क्यू से क्यू नॉट तक निकालेंगे तो ये दूरी शामिल होगी। तो आखिर दूरी है कितनी, तो ये रहा लंब, ये आधार, तो ये कर्ण का माना जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो प्लस क्यू से क्यू नॉट तक की दूरी होगी। दूरी निकाल ली हमने, इसकी भी माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, इसका भी ये, इसका भी आर, तो इसकी जो दूरी निकल जाएगी वो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। दोनों सेम है, कोई भी टेंशन नहीं, दोनों बराबर है। अब ये हो गया, चलो ठीक है, हमने इतना निकाल लिया। अब हम इस बिंदु पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल क्षेत्र हैं वो 2 हैं इस तरीके से, और ये हमने एक अक्ष खींच रखा है, और ये वाला हमारा थीटा और ये वाला भी जो है हमारा थीटा ही है। मैंने आपको ये भी क्लियर कर रखा है कि जो एक्स अक्ष होता है और ये वाई, एक्स वाई से मतलब नहीं होता, कोई टेंशन नहीं है उससे। अगर इसके साथ थीटा बना तो ये एक्स अक्ष होता है, ये ध्यान रखना है। जिसके साथ थीटा बनता है वो हमेशा ही एक्स अक्ष होता है, और जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ आता है कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं रहता है उसके साथ क्या आता है, साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारा E1 है और ये क्या है, E2। तो मैंने कर लिया इसे E1 और इसे कर लिया, सॉरी E1 है तो इसे कर लिया मैंने E1 और इसे कर लिया मैंने E2। क्लियर। चलिए अब क्या आता है इसमें कि सोचिए, अगर ये थीटा है तो E1 की वजह से भी थीटा और E2 की वजह से भी यही थीटा, यानी कि इसी लाइन पर E1 की वजह से हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक, E1 cos थीटा, इस लाइन की वजह से थीटा है तो E1 cos थीटा, और इस पर जो लंबवत आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिखा नहीं रखा वो हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा। अभी मैंने आपको ये क्लियर किया कि जिसके साथ थीटा होता है वो cos, जिसके साथ नहीं होता है sin, तो ऊपर ही तो होगा, ये नीचे थोड़ा ना हो जाएगा। थीटा ऊपर है तो ये ऊपर ही होगा, लेकिन इसके लिए भी थीटा यही है, इसका मतलब कि E2 cos थीटा भी इसी पे आने वाला है, E2 cos थीटा भी यही हो गया, और इसका जो साइन आएगा वो कुछ नीचे, क्योंकि इसकी दिशा नीचे है तो इसके लिए साइन नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक, तो ये हमने सभी मान निकाल लिए इसके। अब क्या करना है इसमें, अगर हम Q की वजह से E1 का मान निकालते हैं, Q की वजह से E1 का मान निकालते हैं, तो ये आता है E1 बराबर में K Q बटा R स्क्वायर। तो R तो प्लस Q से Q नॉट तक की दूरी है, यानी कि अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ने इस कर्णी को मार दे दिया, तो ये बना K Q बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि ये निकल के आ गया हमारा। इसी तरीके से अगर हम E2 का मान निकालते हैं तो E2 का मान माइनस की वजह से निकलेगा, तो माइनस क्यू थोड़ा ना, परिमाण रखना होता है हमें, तो हम परिमाण रखेंगे तो K, अब इस क्या है Q बटा R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, तो दूरी ये रही, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंदर रूट कट जाएगा तो ये देगा K Q बटा A स्क्वायर R स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक, ये E2 का मान आया। तो हमने देखा कि अरे भाई ये तो E1 और E2 दोनों समान है, एक जैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि E1 और E2 जो है ये आपस में बराबर हैं। E1 और E2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अच्छा, E1 E2 बराबर हो गए, फिर कैसे करेंगे। अब सोचिए कि जब E1 और E2 बराबर हैं तो E1 के कितने कंपोनेंट, एक E1 cos थीटा, एक E1 sin थीटा। ठीक, यानी कि ये मतलब निकला कि E1 जो है ये दो भागों में विभक्त है, एक का मान है E1 cos थीटा और दूसरे का मान है E1 sin थीटा। इसी तरीके से E2 की जो मान है, दो मान, एक है E2 cos थीटा और एक है E2 sin थीटा। ठीक, दो भागों में विभक्त हो रखे हैं। तो हमने ये देखा कि जब E1 और E2 आपस में बराबर हैं, यहाँ से दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कि इसका जितना मान होगा, क्योंकि E1 E2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि E1 E2 के बराबर, तो इसको E1 भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये सब लिखना है कि चूंकि E1 E2 बराबर है और E1 और E2 दो दो अवयव में विभाजित हो गए हैं, तो दो दो अवयव में विभाजित होने की वजह से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कैसे होंगे, बराबर। E1 cos थीटा E2 cos थीटा आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो ये E1 sin थीटा है ये गया ऊपर और E1 sin थीटा ये वाला ये आया नीचे। तो चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं और एक दूसरे से विपरीत है, तो इनका मान कितना आएगा, 0। यानी कि जो इन दोनों की वजह से जो मान निकलेगा
वो तो भैया 0 आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों की वजह से जो मान निकलेगा वो ख़त्म हो जाएगा। बचा हमारे पास E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब हमने सोचा कि ये भी कहीं 0 ना हो जाए, लेकिन 0 कैसे होगा, चूंकि इनकी दिशा एक ही है तो ये 0 थोड़ा ना होंगे। ये विपरीत है तो ये 0 हो गए, और ये विपरीत नहीं है, एक साइड है, एक ही तरफ है तो जुड़ जाएंगे। विपरीत होता है तो घट जाता है, एक समान होता है तो जुड़ जाता है। यानी कि जो परिणामी निकलने वाला है वो केवल इन दोनों की वजह से निकलेगा, जो कि एक है E1 cos थीटा और एक है E2 cos थीटा। इन दोनों की वजह से परिणामी निकलेगा। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है भी आपको। तो हमने ये देखा कि E1 sin थीटा और E2 cos थीटा एक दूसरे के बराबर हैं, और बराबर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये आपको एक मान याद रख लेना है बस। ये बराबर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे, और जब एक दूसरे को काट देंगे तो उनका मान तो आने वाला नहीं है, केवल किसकी वजह से आएगा, कॉज की वजह से आएगा। तो हम कहेंगे कि यदि जो हमें परिणामी निकालना है, ई नेट निकालना है परिणामी, तो परिणामी का मान हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, क्योंकि एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। और चूंकि E1 E2 के बराबर था तो हम ये भी लिख सकते हैं कि E1 cos थीटा और E2 को E1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 2E1 cos थीटा। 2 E1 का मान क्या है, ये रहा, तो KQ बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण। cos थीटा की जो वैल्यू होती है लाल कक्का पे, वो आधार बटा कर्ण। तो आधार, तो थीटा के सामने लंब, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, तो आधार बटा कर्ण, यानी कि A बटा में कर्ण अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं KQ इंटू 2A के बटा में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसकी घात कितनी है, 1 कह सकते हैं, और अंडर रूट का मतलब 1 बटा 2, तो R स्क्वायर A स्क्वायर 1 बटा 2 और 1 हम लिख सकते हैं, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, लिख दिया हमने। अब चूंकि जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A, तो हम इसकी जगह पर P रख सकते हैं, यानी कि जो E नेट का मान आएगा वो आएगा KP बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के घात 3 बटा 2, ये आ जाएगा। ये हमारा जो नेट का मान निकल गया। लेकिन इसमें कंडीशन होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो A होता है ये वाला मान, वो इसकी तुलना में बहुत छोटा हो जाता है। जैसे एक मान लीजिए 100 हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो है तुलना में नगण्य माने जाते हैं। 8% तक अगर आता है, 10% तक हम नगण्य मान लेते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि जो A होता है, A ये लेस देन R हो जाता है, ठीक, छोटा हो जाता है। अब आप सोचिए कि A जब R से छोटा होगा तो स्क्वायर तो और छोटा होगा, 0.5 ले ले, 0.5, तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक। अब जब छोटा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि A स्क्वायर और छोटा है, इसलिए उसको हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो E नेट बराबर में क्या कहेंगे, तो KP बटा A स्क्वायर को हटा देंगे तो R स्क्वायर के घात 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो नेट का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा KP और बटा RQ। ये दोनों मान निकल के चले आते हैं, ये वाला मान। तो इसी को हम कहते हैं कि जब नगण्य स्थिति में हो तो ये वाला फॉर्मूला, और जब नगण्य ना हो तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होता है, ठीक। इस तरीके से हम इसे निरक्षीय को सॉल्व करते हैं। आपको कंपोनेंट जो होते हैं, अवयव जो होते हैं, इसमें बस आपको ये याद रखना होता है कि कौन सा अवयव कहाँ जा रहा है। जैसे कि मैंने इस पर किया आपको कि इस पर जो था E1 sin थीटा, और इसके नीचे जो आया वो था हमारा E2 sin थीटा। चूंकि दोनों बराबर थे तो बराबर होने की वजह से विपरीत दिशा कट गई, केवल ये बचा, तो परिणामी इन दोनों से निकल कर आता है, ठीक। चलिए, एक मैं आपको इसमें और बता रखा था कि कुल 3 तरीके से होते हैं। एक होता है अक्षीय, एक होता है निरक्षीय, और दूसरा थीटा कोण पर। वही अब थीटा कोण हमें बाकी हैं जो कि अब हल करना है। अगर आपने अक्षीय निरक्षीय सही से कर लिया है तो ये समझ जाएं कि जो ये थीटा कोण है ये और आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए थीटा वाले कैसे करेंगे। अब थीटा कोण पे किस तरीके से निकालते हैं, देखिए थीटा कोण वाले। हाँ, अब जो हमें निकालना है वो थीटा कोण पे निकालना है। तो थीटा कोण पे कैसे करेंगे, ये भी आसान है। थीटा कोण पर घबराने की आवश्यकता नहीं है,
घबराने वाला आवश्यकता मुझे दीजिए, बस ख़त्म कहानी करिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये वाला है -q और ये वाला जो है वो +q है और यहाँ पे इसका ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक ए दे रखा है, क्लियर। और यहाँ पे दे दिया इसने एक बिंदु, हमें कह रहा है कि इस बिंदु पर P मान लेते हैं, हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, K मान लेते हैं इसे इस बिंदु पर, तो थीटा कोण पे हो गया। अब जो समझने वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, चलिए देखिए क्या कहूँगा मैं अभी आपको। ये बताइए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, P से। अच्छा, अगर एक द्विध्रुव हूँ तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो P होगा। अच्छा, P होगा। तो जो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस वाले का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, P है। अच्छा, किधर से किधर है, तो माइनस से किधर है, प्लस की ओर। तो जब इसका P द्विध्रुव आघूर्ण P परिणामी हो गया ये, क्योंकि -q से +q की ओर जा रहा है, तो यही तो परिणामी होगा द्विध्रुव, ये वाला परिणामी द्विध्रुव है और इसके साथ थीटा कोण में ये है। तो मैं जब कहूँ आपसे कि ये इसका मान हमारा P है और ये थीटा है और छोटी सी एक लाइन में इस तरीके से खींच दूँ तो क्या ये अक्ष बन गए। तो अगर ये P परिणामी P है और ये थीटा है तो क्या इस वाले को P cos थीटा कहा जा सकता है, क्योंकि ये हो गया P, ये हो गया थीटा, तो ये P cos थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं है वो P sin थीटा, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक। अच्छा, इसका मतलब आपने ये बताया कि मैंने इसे कह दिया P cos थीटा और एक लाइन जो इस पर से इस तरीके से खींची हुई है मैंने इसे कह दिया P sin थीटा, ठीक। तो एक को मैंने कहा P cos थीटा और दूसरे को मैंने कहा P sin थीटा। अच्छा, तो ये केवल P cos थीटा है, हाँ P cos थीटा है। तब जब ये P cos थीटा है तो आपको ये समझना है कि जो मैं P cos थीटा के सामने एक अपने से लाइन इस तरीके से खींच दूंगा, यहाँ पर इधर इसको मान लेता हूँ E1, तो क्या ये P cos थीटा का अक्षीय स्थिति हो गया, ये जो हुआ ये P cos थीटा का अक्षीय स्थिति यानी कि ये EA हो गया और इस पर मैं एक लंबवत इस तरीके से खींच दूं तो ये हो गया हमारा E2 यानी कि निरक्षीय हो गया 90 डिग्री। अभी मैंने कहा पीछे बता रखा है 90 डिग्री निरक्षीय है, तो इसको मैं E से दर्शा EA से एक निरक्षीय दर्शा दिया। अच्छा, तो ये P cos थीटा किसके लिए काम करेगा, तो EA के लिए, लेकिन लंबवत वाले पे कौन काम कर रहा है, P sin थीटा, यानी कि इसके लिए काम करेगा P sin थीटा। ये ध्यान रखना है, न्यूटन के तीसरे नियम से अगर ये P sin थीटा है तो ये भी P sin थीटा होगा और इसके लिए ये P sin थीटा काम करेगा, ठीक। अच्छा, तो इसका परिणामी कहाँ जाएगा, तो मैं कहूँगा कि इसका परिणामी ये रहा ना, इसका परिणामी E। अब ये थीटा तो इसको थीटा मत समझिएगा, ये कुछ भी हो सकता है, इसको मान लेते हैं अपने से अल्फा, ठीक। अच्छा, तो मैंने EA लिख दिया, E लिख दिया। EA जो है P cos थीटा पर निर्भर कर रहा है और जो है EA वो P sin थीटा पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि जो EA का मान हम निकालते हैं K2P/r3, उसमें P द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परिणामी होता है, लेकिन अब तो इस पर P cos थीटा काम कर रहा है, तो उस P की जगह क्या मैं P cos थीटा लिख सकता हूँ भाई, उसमें P था तो इसमें P cos थीटा काम कर रहा है, P cos थीटा लिख लिया। अभी पीछे मैंने किया है कि E निरक्षीय में KP/r3 आया था, ठीक, ये आ रखा था, उसमें P था तो मैंने P लिखा था क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण P होगा। लेकिन इसके लिए कौन काम कर रहा है, P sin थीटा, ये समांतर है तो ये जो इसका मान है आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसके लिए काम कर रहा है P sin थीटा। अच्छा, इसका परिणामी E, तो मुझे लगा ठीक है कि अगर हमें E निकालना है परिणामी E और ये 90 डिग्री के कोण पर है, कौन से डिग्री, 90 डिग्री के कोण पर है, तो 90 डिग्री कोणों पर जो सदिश नियम कहता है वो कहता है R² A² + B² + 2AB cos थीटा, और थीटा का मान कितना, तो 90, EE 90, तो 90 जब रखेंगे तो cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0, तो केवल ये बचेगा R² = A² + B², यानी कि R² = A² + B² हमारा परिणामी देगा। तो ये भी कह सकते हैं कि R बराबर में √ में A² + B², ये हमारा परिणामी हो जाएगा। क्या करना है, तो एक को A मान लेना है, दूसरे को B मान लेना है, मान रख के सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। तो अगर हमें परिणामी निकालना है E, इसके लिए परिणामी E मान रखा है,
ए का मान, तो ये वाला है ना ई ए का मान, ये ए और ये वाला बी, तो हम कहेंगे ए का मान ई ए, तो ई ए का मान के 2p बटा आर क्यूब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बी का मान तो के पी साइन थीटा बटा में आर क्यूब का होल स्क्वायर, दोनों लिख लिया। चलिए अब क्या करेंगे इसमें, तो जब स्क्वायर को तोड़ेंगे तो के स्क्वायर पी स्क्वायर 4 का स्क्वायर थीटा बटा आर क्यूब के घात 6 2 के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर के घात 3 के स्क्वायर। दोनों में से जब हम के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन लेंगे और ये, तो के स्क्वायर पी स्क्वायर आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन, तो ये बचा 4 का स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। तो चूंकि इन पे स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो जो इसका मान निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा के पी बटा आर क्यूब और अंडर रूट में 4 का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल कर आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, तो सोचिए के पी बटा आर क्यूब, इस 4 को अगर हम 3 लिख दें, 3 का स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 का स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा, तो का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा कोण के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ये मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर कर दिया। तो एक था निरक्षीय स्थिति और दूसरा था थीटा कोण पर, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको अक्षीय स्थिति में बता रखा था। ठीक, तो अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है, कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट भी करते रहें। ठीक।